नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिल जिले में। इस वक्त मैं बहराइच के कचहरी में हूँ। आज हमारे साथ बहराइच बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजेश शुक्ला जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में सहयोगी अधिवक्ता जी हैं, आपका भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। देखिए, वर्तमान में जो इस वक्त चल रहा है, जो फैक्ट की बातें हैं और जो विशेष मुद्दा है, हम उस पर बात करेंगे। देखिए, वर्तमान में जो यूजीसी मुद्दा है, जिसका सवर्ण समाज विरोध कर रहा है और जो SC ST OBC समाज है वो इसके समर्थन में हो रहा है, तो थोड़ा इसे विस्तृत में समझाइएगा। क्या यह जो हमारे बीच छात्र पढ़ रहे हैं जो कॉलेज कैंपस में, ये कानून को लगाना सही है या फिर इस कानून को रद्द कर दिया जाए, या फिर यूजीसी तो 2012 से है और उसके बाद से क्या इसमें संशोधन करना चाहिए? थोड़ा एक्सप्लेन करिए इस चीज़ को। जैसे ये जो यूजीसी लागू करने की बात हो रही है जी, ये बहुत ही गलत है जी, क्योंकि हमारा संविधान ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है। जी, क्योंकि हमारा संविधान इस देश के रहने वाले हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। और जो यूजीसी ये बनाया गया है, ये सामान्य वर्ग के लोगों के विरुद्ध है और ये शिक्षण संस्थाओं में जातिवाद का जहर घोलेगा। इससे बहुत ही नुकसान होगा आगे आने वाले वर्षों में। रोहित वेमुला नाम के जिस छात्र जी के साथ बताया जाता है कि उसके साथ दलित होने के कारण, OBC होने के कारण उसके साथ भेदभाव किया गया था, और इस संबंध में जो इंदिरा जयसिंह ने अधिवक्ता थी वो सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने जो रिट किया, जो पिटीशन किया था, उस पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया था कि इस पे एक संवैधानिक एक संस्था इस तरीके से हो कि जिससे किसी के साथ में कोई अन्याय न हो। यहाँ तक तो ठीक था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक ऐसा आयोग बनाया जाए, एक ऐसा कानून, एक ऐसा नियम बनाया जाए, कानून बनाया जाए जिससे इस देश में रहने वाले हर नागरिक को समानता की बात उसके साथ हो। लेकिन ये जो यूनियन ग्रांट कमीशन बना, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में उसमें सुषमा स्वराज जी थी और दिग्विजय सिंह थे और रविशंकर प्रसाद थे। ये लोग जो थे तो वो एक सिफारिश करने के लिए बनाया था कि वो संविधान की रोशनी में एक ऐसा बनावे जिसमें लोगों के साथ में कोई विरोध न हो, भेदभाव न हो, कोई जातिगत विरोध न हो। लेकिन ये जो बना दिया गया ये बिल्कुल उसके विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये नहीं था कि शिक्षण संस्थाओं में इस तरीके से बनाया जाए, आयोग सिफारिश करे कि जिससे लोगों के साथ भेदभाव की बात हो। ये गलत है और इसका हर स्तर पे विरोध होना चाहिए, इस कानून को रद्द होना चाहिए। अभी कल के डेट में रामपुर में एक अधिवक्ता की हत्या हो गई है, अरशद करके नाम है उसका, और फारूक और अरशद वो शायद आरोपी है जो कि लिपिक पद पर कार्यरत था। तो उसमें उस मामले में क्या होना चाहिए इस वक्त आपके हिसाब से? उस मामले में रामपुर बार एसोसिएशन का पत्र आया था। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के बार एसोसिएशनों से किया था। आज उस संबंध में हमारे बार एसोसिएशन में हम लोगों ने उस पर विचार किया और आज उस पर हम लोगों ने प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है। और उसमें जो हमारी मांगें, हमारी बात भी हुई बार एसोसिएशन रामपुर के महामंत्री जी से। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि इसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, लिपिक, और दूसरे जो अभियुक्त हैं उसमें अपर मुख्य राजस्व अधिकारी रस्तोगी जी, उनके वो भी मुलजिम है चूँकि इस मुकदमे में, और उनके ही उकसावे पर ये हत्याकांड को कारित किया गया। गिरफ्तारी हो गई है लिपिक की, लेकिन अभी चूँकि जो दूसरे आरोपी हैं और जिनके उकसावे पे यह घटना घटी, राजस्व अधिकारी, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। इस संबंध में हम लोगों ने आज मांग की है ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को कि उनकी गिरफ्तारी हो, और जो पीड़ित अधिवक्ता है, जो मृतक अधिवक्ता है फारूक साहब, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया का मुआवजा दिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट से यह मुकदमा चलाया जाए। और जो सबसे महत्वपूर्ण मांग हमारी है कि इसमें जो है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, ये काफ़ी दिनों से अधिवक्ता मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने भी कई बार इस पर मांग किया और ज्ञापन दिया है। आज पुनः इस ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने मांग किया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। क्या ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि जैसे अभी 1 महीने नहीं बीते हुए हैं, बाराबंकी में एक अधिवक्ता को खूब पिटाई हुई उसकी,
फिर वहाँ एक गोली मार दी गई भी कल की बात। तो कहीं ये नहीं लग रहा कि जैसे अधिवक्ताओं पर प्रेशर बनाया जा रहा है या उनको हल्के में लिया जा रहा है? भाई वो भी न्यायपालिका के हैं, और न्यायपालिका को जब इस देश में कमज़ोर समझा जाएगा या उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा तो फिर न्यायपालिका कहाँ जाएगी? ये बहुत ही ज़रूरी है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। एक घटना नहीं, केवल रामपुर की घटना, बाराबंकी की घटना नहीं है, प्रदेश के तमाम हिस्सों में, पूरे प्रदेश में पिछले काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि चाहे वो हापुड़ की घटना हो, चाहे वो रामपुर की घटना हो, चाहे वो बाराबंकी की घटना हो, चाहे वो मेरठ की घटना हो, तमाम हिस्सों में इस तरीके से अधिवक्ता को सरेआम पीट दिया जाता है, अपमानित कर दिया जाता है, बेइज्जत कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन उस पर जो है पूरे प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था जो है जर्जर हो चुकी है, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे हौसले और बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। एक सवाल हमारा ये है कि जब भी यूजीसी के उसके समर्थन में प्रदर्शन, अब विरोध में तो नहीं, लेकिन अगर समर्थन में उसके जो भी SC ST OBC के लोग प्रदर्शन करते हैं और JNU में प्रदर्शन होता है, दिल्ली में प्रदर्शन होता है, तो वहाँ पर प्रदर्शन के बीच में वहाँ पर ये नारे ये लगते हैं कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इस तरह के जो नारे लगते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए इसके खिलाफ? इस पर सरकार को और जो हमारा जो प्रशासनिक ढांचा है उसको इस पर संज्ञान तुरंत लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे संविधान के विपरीत है। जो हमारे संविधान की मंशा है समानता की, सबको एक समान देखने की, उस मंशा के खिलाफ ये है ये नारे। भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो दलित हो, OBC हो या सामान्य वर्ग के हो, किसी के साथ भेदभाव की इजाज़त नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन इजाज़त तो नहीं देती है भाई, समानता का अधिकार संविधान लिखा गया, हर चीज़ है, लेकिन देखा जाए अगर तो इतना विरोध ब्राह्मणों का या इतना विरोध सवर्णों का क्यों हो रहा है? अब ये जो दूषित मानसिकता है उसी की वजह से हो रहा है। ब्राह्मण या किसी भी जात बिरादरी के लोग हों, हर जात और बिरादरी के लोग अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से समाज में अपना योगदान देते हैं। और जो लोग भी इसका विरोध करते हैं वो राजनीति से प्रेरित होके या राजनीतिक दलों से प्रेरित होके इस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। और ये हमारे मतलब कहीं ना कहीं ये राजनीति के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में ये समाज को तोड़ने का काम हो रहा है। जबकि राजनीति का काम ये होना चाहिए लोगों को न्याय देना, लोगों के साथ समान व्यवहार करना, ये राजनीति का काम होना चाहिए। एक क्वेश्चन है, बहुत पुराना है, लोग हमेशा यूज में लाते हैं उस क्वेश्चन को, और जो समाज में लोग सुनना भी चाहते हैं। जब देश का बंटवारा हुआ था तो उस टाइम पे उस बंटवारे में इस देश का जो विभाजन हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? वो धर्म के आधार पे हुआ, मजहब के आधार पर। मजहब के आधार पे। लेकिन जब मजहब के आधार पर इस देश का विभाजन हुआ तो एक पंथ को या एक उसको देख के उसको सारी समानताएं दी गई, उसको हर एक चीज़ दिया गया, लेकिन वहीं पे दूसरे पक्ष को कुछ नहीं मिला। जैसे आप ले लीजिए, अभी मुस्लिमों को लीजिए, जब मजहब के आधार पर हुआ तो मुस्लिम यहाँ भी थे, उनको रहने की इजाज़त भी दी गई, लेकिन इजाज़त के बावजूद उनको मदरसा बोर्ड दे दिया गया, उनको आप वक्फ बोर्ड का सब दे दिया गया। तो इससे कहीं नहीं लगता कि भाई जो भी है सब उन्हीं को दे दिया गया, हिंदुओं के पक्ष में कुछ नहीं है? ये सब हमारे राजनीति का परिणाम है। राजनीति की वजह से वोट के लालच में इस तरीके से किया गया। और फिर हम आपसे भी हमने कहा कि समानता का व्यवहार होना चाहिए नागरिकों के साथ में, किसी के साथ में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, देश के नागरिक को एक इंसान मान के, और राज्य का धर्म होता है कि अपने नागरिकों को समान रूप से देखना, उस तरीके से देखा जाना चाहिए। और जो भी ये हुआ है वो गलत हुआ है और अभी भी वक्त है, इससे देश हमारा कमज़ोर होगा, देश हमारा टूटेगा। इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। राजनीति के चक्कर में हमको देश को कमज़ोर नहीं करना है, देश को हमको आगे ले जाना है, इस हिसाब से काम करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई अधिवक्ता ही किसी पर प्रेशर डाल रहा है या कोई अधिवक्ता ही एक मुजरिम के तौर पे काम कर रहा है, तो फिर आप कैसे उसको? नहीं, हम न्याय देने के लिए, अगर कोई कहीं अन्याय कर रहा है तो हम उसके साथ नहीं हैं। एक सवाल हमारा और भी है कि इस देश का जो आज़ादी का रियल हीरो है, जिसने इस देश को आज़ादी करने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है और जिसको रियल हम मान सकते हैं कि हाँ वो रियल हीरो है, तो उसमें 4 ऑप्शन आपके पास हैं। एक महात्मा गांधी, ये एक पार्ट में है। दूसरे पार्ट में आप रख लीजिए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु। तो इसमें आप रियल हीरो किसको मानेंगे? महात्मा गांधी को मानेंगे।
रियल हीरो महात्मा गांधी। तो फिर ये जो जिन्होंने अपनी जान दे नहीं, योगदान सबका है जी, सबका योगदान है, लेकिन महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि उस समय जब अंग्रेज़ों को इस देश से जब लड़ाई हमारी हो रही थी, आज़ादी की लड़ाई थी, तो उस समय हम लाठियों से और गोलियों से उनको नहीं हटा सकते थे उस समय, क्योंकि वो बहुत बड़ी ताकत थी। दुनिया के आधे से ज़्यादा हिस्सों पे उनका कब्जा था, सत्ता थी। हम ताकत से उनको नहीं हटा सकते थे उस समय। खाली हम अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी एकजुटता से ही उनको हटा सकते थे। तो महात्मा गांधी ने बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक, सूझबूझ के साथ इस मुल्क के लोगों को एकजुट किया और आज़ादी की उस भावना को लोगों के दिल में भरा कूट कूट के। उसके लिए उन्होंने तमाम आंदोलन चलाए, चाहे वो डांडी मार्च हो, चाहे वो नमक आंदोलन हो, चाहे वो करो या मरो का नारा हो। हर आंदोलन के पीछे उनकी सूझबूझ थी और उस सूझबूझ की वजह से, लेकिन क्रांतिकारियों का भी योगदान इस देश के आज़ादी के इतिहास में कम नहीं है। उनके भी योगदान को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी खून बहा के इस देश को आज़ाद कराया। उनके खून बहाने से, उनकी शहादत देने से भी इस देश के लोगों में क्रांतिकारी सोच आई और उस सोच से भी ये मुल्क आज़ाद हुआ। मतलब कहीं ना कहीं आप जो चंद्रशेखर आज़ाद हुए, लाला लाजपत राय हुए, सुखदेव हुए, भगत सिंह, तो इनकी जो कुर्बानी है उसको कहीं ना कहीं आप कम कर रहे हैं। नहीं, कम नहीं कर रहे हैं। उनकी कुर्बानी का भी बहुत बड़ा योगदान है। उनकी कुर्बानी को हम महात्मा गांधी से कम नहीं आंक रहे हैं जी। क्योंकि अगर उनकी कुर्बानी न होती तो शायद लोगों के अंदर इतनी जल्दी उबाल ना आता उनके लहू में। उनके लहू से जो उबाल आया, क्योंकि नरम और गरम दो चीज़ें होती हैं। अगर इस देश में ताकत का इस्तेमाल ना होता तो अंग्रेज हो सकता था अभी तक हम लोग गुलाम ही रहते। इसलिए महात्मा गांधी की सूझबूझ और हमारे क्रांतिकारियों की शहादत से ये मुल्क आज़ाद हुआ है। एक क्वेश्चन ये है कि इस देश में जो जातिवाद है, क्या कभी जातिवाद खत्म हो सकती है? अगर वोट की राजनीति खत्म कर दी जाए तो ये खत्म हो सकता है। मतलब जब तक हम वोट बैंक की राजनीति करेंगे, जब तक हमारे देश के शासकों में जी ये सोच नहीं होगी, मुल्क और वोट की राजनीति दो चीज़ों को अलग अलग रख के जब तक उनके दिमाग में सोच नहीं होगी कि मुल्क ज़्यादा बड़ा है, मुल्क की हिफाजत ज़्यादा बड़ी है और मुल्क को हिफाजत रखने का एक ही तरीका है कि हम कौम और मजहब में न बटें। उसके लिए सबसे पहले यह है कि हम कौम और मजहब से अपने आप को दूर रखें, तभी यह जातिवाद और धार्मिक उन्माद जो है ये रुक सकता है। अच्छा, आपके हिसाब से लव जिहाद सही है या गलत है? वो गलत है, उसको कौन सही कह देगा। अच्छा, एक बात थोड़ा हम ये रखना चाहेंगे कि अभी आपके पास कोई ऐसा केस है जिस केस में आपके पास एक मुस्लिम युवक आया कोर्ट मैरिज के लिए, फिर आपका प्रस्ताव उस पर क्या होगा? एक अधिवक्ता के नाते जो कानून हमें कहता है हमको तो वही करना पड़ेगा। जो हमारा फ़र्ज़ है, अगर हम किसी के अधिवक्ता हो गए हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उस अधिवक्ता के पक्ष में काम करें। भावनाओं पे कोई निर्णय नहीं होगा। भावनाओं पे निर्णय यहाँ नहीं होता है। मतलब यहाँ पे भावनाओं पे कोई निर्णय होगा। अब भले ही वो हिंदू लड़की हो, कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं। अधिवक्ता और भावना दो अलग अलग चीज़ है जी। जब एक अधिवक्ता के रूप में हम काम करते हैं तब हमारा काम ये होता है अपने क्लाइंट के पक्ष में काम करना, न्याय के पक्ष में काम करना। लेकिन जब एक व्यक्ति के रूप में हम सोचते हैं, जब राजेश शुक्ला बन के हम सोचेंगे तो हो सकते हैं हम सोचें वो बात जो आप कह रहे हैं। जी जी। लेकिन जब एक अधिवक्ता के रूप में हम खड़े होंगे तो हमारा तो सारा फर्ज होगा कि हम अपने क्लाइंट को न्याय दिलाएं। एक सवाल हमारा ये भी है कि जब देश का बंटवारा हुआ, गांधी जी फिर अपना राष्ट्रपिता बन गए, तो गोडसे ने जब गांधी जी को मारा था तो क्या उसने सही किया था उस टाइम पे, उस स्थिति को देख के, या फिर उसने वो गलत किया था? गोडसे ने गलत किया था जी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतनी कुर्बानी दी हो, इतना त्याग किया हो, बैरिस्टर होते हुए उन्होंने उसको छोड़ा, देश की आज़ादी के लिए, देश की भावनाओं को समझा, देश की पीड़ा को समझा, पूरा जीवन समर्पित किया। और समर्पित करने के बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर वो चाहते तो उस वक्त प्रधानमंत्री बन सकते थे, सब कुछ बन सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पद को भी ठुकरा दिया। इसका मतलब उनके दिमाग में, उनकी सोच में केवल एक ही बात थी कि इस मुल्क के लोगों को राहत कैसे दिलाई जाए, और जिसने इतने बड़े मुल्क को आज़ादी दिलाई उस व्यक्ति को गोली मार देना यह हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। अच्छा, हालांकि ये दुर्भाग्य है इस देश का जी कि गांधी जी ने इस मुल्क को आज़ाद कराया,
और आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जब उनकी पूजा होनी चाहिए, दुनिया के तमाम देशों में आज भी उनकी पूजा होती स्टेचू लगी हुई है, लोग पूजा करते हैं। उस समय इस देश के लोगों में, तमाम लोगों में इस तरीके की भावना हो गई कि गोडसे, लोग इस समय गोडसे का जिंदाबाद लगा रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अपने किसी महापुरुष का अपमान करना ये हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। आपके हिसाब से ठीक नहीं है ना। अच्छा, एक हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आपका बार एसोसिएशन बहराइच है, अगर कोई अधिवक्ता इस बार एसोसिएशन में किसी दूसरे पक्ष को मार देता है, या फिर आपके जो भी यहाँ वकील हैं उनको किसी बाहर से लड़ाई हो जा रही है, तो क्या कोर्ट में आपके उस दूसरे पक्ष का जो है वो उसकी जो फाइल है वो कोई पिटिशन करेगा नहीं करेगा? ये तो कानून है, करेगा, क्यों नहीं करेगा? नहीं, ऐसा अफवाह रहता है कि भाई अगर हम यहाँ लेकिन ये हमारी नैतिकता कहती है जी, ये हमारी नैतिकता है कि हम अपने अधिवक्ता साथी के साथ खड़े हों। जी, लेकिन कानून कहता है कि कोई भी वकील हो सकता है। नहीं, ऐसा कहते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ के बार में आके फिर यहाँ पर किसी को हम थप्पड़ मार दें तो यहाँ जितने भी वकील होंगे वो हमारे पक्ष में नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे, आपके पक्ष में नहीं लड़ेंगे। हाँ। लेकिन ये नैतिकता है हमारी कि हम अपने अधिवक्ता साथी के साथ खड़े होंगे जी। और बाद में देखेंगे कि इसमें सच्चाई क्या है। मतलब बाद में क्रिटिसाइज भी करेंगे अपने अधिवक्ता को, मतलब लेकिन त्वरित कैसे निर्णय कोई करेगा? जी, देखेंगे। त्वरित में आप उसी के पक्ष में रहेंगे, अपने वकील के पक्ष त्वरित में तो हम यही समझेंगे कि हमारे अधिवक्ता के साथ अन्याय हो रहा है। में। जी, और उसके बाद में देखेंगे तो उस हिसाब से बात करेंगे जो भी स्थिति होगी। अच्छा, अभी वर्तमान में जो देश की हालत चल रही है, जो देश में सांप्रदायिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये मामले कंट्रोल होंगे या फिर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे? जब तक कोर्ट की राजनीति रहेगी तब तक ये कंट्रोल नहीं होना, ये बढ़ते ही जाना है। और ये इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। अभी आप देख लीजिए ST SC OBC ये एक पक्ष में जा रहे हैं, सवर्ण समाज को दूसरे पक्ष में अलग तोड़ा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इस देश का बर्बादी कारण बनेगा नहीं बनेगा? हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ था जी, और जब हमने संविधान लागू किया था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या जो भी हमारे मनीषी रहे, संविधान सभा में रहे, उन लोगों ने एक ऐसा संविधान दिया था जो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान था। जी, लेकिन उन अच्छी बातों की व्याख्या हमने अपने हिसाब से कर लिया, और जैसे जैसे सत्ता में लोग आते गए वो अपने फायदे के लिए, निजी स्वार्थ में, जी, देश के हितों को वो भूल गए और अपने वोट के लालच में, कुर्सी के लालच में वो धार्मिक और जातीय उन्माद पैदा करने लगे। तमाम क्षेत्रीय दल हो गए। अब उनकी मजबूरी है कि वो राजनीति में उनको आगे बढ़ना है, सत्ता में आना है, तो वो अपने हिसाब से काम करने लगे कि हम फलां जात के हैं। तो ये जातिवाद और ये मजहबी जो उन्माद है, ये बहुत ही खतरनाक है इस मुल्क के लिए। अच्छा, अभी आपने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, एक अभी कुछ ही दिनों पहले जो ग्वालियर में अनिल मिश्रा जी हैं, जिस केस में ये जेल भी शायद जा चुके हैं, ये मामला बहुत ही वायरल रहता है कि भाई कुछ सवर्ण पक्ष कहते हैं कि नहीं, भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान नहीं लिखा था, BN राव ने लिखा। तो ये मामला आपके हिसाब से कैसा लग रहा है? वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनका बहुत बड़ा योगदान था। जी, जी, लेकिन सब उसमें कमेटी में बहुत लोग थे, बहुत लोग थे। मतलब प्रॉपर हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि BN राव ने संविधान को लिखा। उनका बहुत बड़ा योगदान था संविधान लिखने में। जी, बहुत ही विद्वान थे जी, और उसमें छांट के विद्वान ही रखे गए थे। जी, क्योंकि देश का संविधान लिखा जाना था। नहीं तो पूरा श्रेय अगर एक पक्ष को दे दिया जा रहा है इस देश में, पूरा श्रेय संविधान का, आप अगर किसी भी से भी पूछेंगे तो सिर्फ इतना बोलेगा कि नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिख दिया, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा उसमें बाकी सबका नाम फिर हाइड कर दिया जाता है। नहीं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का योगदान बहुत बड़ा योगदान था संविधान लिखने में। जी, क्योंकि उसमें हर जात बिरादरी, विदेशों में भी गए, हर कौम के लोगों को रखा गया था। जी, सबकी समस्याओं को समझा गया था, जी, देश की समस्याओं को जाना गया था। और इसके बाद लिखा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे देश में और विदेश में घूम घूम के तमाम देशों के संविधान को पढ़ा था, जाना था, समझा था और उस हिसाब से संविधान लिखा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।